मेरा रिस्पॉन्स जो था वो बहुत ही शुद्ध शुद्ध शब्द मेरे मुंह से निकले थे। बचपन में वही मेरा रिस्पॉन्स ता था। अब मेरा रिस्पॉन्स सेम चीज के प्रति बहुत शुद्ध शुद्ध शब्द थे। आप वो शुद्ध शुद्ध शब्द इमेजिन कर सकते हैं। हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। नमस्कार मेरे सभी भैया राजाओं, मैं हूं आपका गौरव सर भैया और स्वागत करता हूं आपका JFET बाय अनअकैडमी पे। और आज की हमारी डे 2 यानी कि द्वितीय दिवस पर 75 कॉन्सेप्ट के द्वितीय दिवस पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्यों सर? डे 2 पर तो आप लेके आने वाले थे कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, पर मैंने थोड़ा सा पैनल में हल्का सा एक ट्विस्ट किया है कि जो बेसिक वाले टॉपिक्स होंगे उनको पहले करा दिया जाए। आपके पास वीडियो रोज आ रही होगी, अब चिंता मत करना। बहुत ही ज्यादा प्यार आपने इस सीरीज को दिया है, सबके लिए आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ हूं मैं उन कमेंट्स को पढ़कर, देखकर और सुनकर। अब ये सीरीज कहीं रुकने नहीं वाली है भाई साहब, ये सीरीज अपने तय मुकाम पर पहुंचेगी और 75 दिन आपका साथ कहीं नहीं जाने वाला है। आप भी मेरा साथ देंगे, मैं आपका साथ दे ही रहा हूं। और आइए हम आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, पर आपको जानकर हैरानी होगी जब आप इसके पीवाईक्यूज देखेंगे। इतने भर भर के पीवाईक्यूज आए हैं, मूल कॉन्सेप्ट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आप इसको लिक्विड सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी देख पाएंगे, पर जहां पर भी देखें इसके क्वेश्चन भर भर के आए हैं, इसीलिए हमें ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, दोस्तों सुनिएगा मेरी बात, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाया करते हैं तो वो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा सॉल्यूट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट। जो चीज ज्यादा, सुनिएगा, पहली बात तो ये कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कैसे करते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम डिसाइड करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। हमेशा ये याद रखिएगा कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी। यानी कि सॉल्यूशन का जो अल्टीमेट फिजिकल स्टेट है, अगर वो लिक्विड स्टेट है तो सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड स्टेट वाला होगा। अगर वो सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड स्टेट वाला होगा। जैसा भी पर अगर हम फिजिकल स्टेट से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम फिर किस चीज से डिसाइड करते हैं? फिर हम डिसाइड करते हैं मास या वॉल्यूम से। जो भी चीज ज्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है, जो भी चीज कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट कहलाती है। तो इसीलिए हम सॉल्यूशन बनाते समय ये बोला करते हैं कि हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोला है। और कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमें क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमें यही बताता है कि कितना सॉल्यूट हमने घोला है किसी नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। यानी कि हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पता रहेगा और हमें निकालना है कि कितनी मात्रा में हमने सॉल्यूट को घोला है किसी नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक बात है, यहां तक तो आप समझ में आ गए अब सबको। अब देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, हम जिन टर्म्स का प्रयोग करते हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आसान से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या यूज है, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 साल के एक बच्चे हैं, ठीक है। मैं आपको अपने बचपन के दिनों में वापस ले चलता हूं। आपको आपकी मम्मी या आपके कोई भी बड़े भाई बहन पापा आपको कोई भी गर्म चीज छूने से मना करते हैं, और जैसे ही आप वो गर्म चीज छू दोगे तो ताता हो जाएगा, है ना। आप रोने लगोगे, रोने गाने लगोगे। अब मान लो आप बड़े हो गए, ठीक है। मैं आपको एक किस्सा, छोटा सा किस्सा सुना सकता हूं कि मैंने अपने हॉस्टल के दिनों में कोई एक गर्म चीज छू दी थी। मैं आपको नहीं बताऊंगा वो क्या चीज छुई थी मैंने, पर कोई एक गर्म चीज मैंने छू दी थी और मेरा रिस्पॉन्स जो था वो बहुत ही शुद्ध शुद्ध शब्द मेरे मुंह से निकले थे। बचपन में वही मेरा रिस्पॉन्स ता था। अब मेरा रिस्पॉन्स सेम चीज के प्रति बहुत शुद्ध शुद्ध शब्द थे। आप वो शुद्ध शुद्ध शब्द इमेजिन कर सकते हैं। हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। कोई इसमें उतना मॉरल पुलिसिंग करने की जरूरत नहीं है, पर सेम चीज का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। सेम चीज के रिस्पॉन्स को हम लोग अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब बात आती है कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो सभी कंसंट्रेशन टर्म्स सेम चीज को देख रहे होते हैं। कितना सॉल्यूट घोला गया है एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सेम चीज को देख रहे होते हैं, पर उनको अलग अलग पैमाने पर देखेंगे। कोई मास के पैमाने पर देखेगा, कोई वॉल्यूम के पैमाने पर देखेगा, कोई मोल्स के पैमाने पर देखेगा। तो पैमाने अलग हो जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे रिस्पॉन्स अलग हो जाते हैं ना, वैसे पैमाने अलग हो जाएंगे, पर काम इनका सेम रहेगा। इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या काम रहेगा? टू मेजर द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, भाई साहब, टू मेजर द अमाउंट ऑफ
solvent, sorry, not solvent, amount of solute dissolved, अरे राइटिंग पे मत जाना भाई, थोड़ी सी गंदी है, dissolved in a known amount of solvent, in a known amount of solvent, ठीक है भाई साहब। अब इस चीज को मेजर करने के लिए हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स बना के रखे हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म आता है मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट या वेट परसेंटेज, जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने का एक मैं आपको नियम बता दूं, आपको बस सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के क्या समझना है मैं आपको बता देता हूं। आपको सभी कंसंट्रेशन टर्म्स का डेफिनेशन समझना है। एक बार आप इनके डेफिनेशन को समझ गए और इनके डेफिनेशन को आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना समझ गए, फिर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मैं फुल्ली गारंटी आपको दे सकता हूं। आप कितना भी एडवांस क्वेश्चन इस टॉपिक का कर सकते हो, बस आप एक बार डेफिनेशन समझ गए, कुछ याद नहीं करना, डेफिनेशन समझ जाइए। जैसे परसेंटेज मास बाय मास का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम, थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट, मान लो अगर मैंने x मान लिया तो x ग्राम सॉल्यूट, और अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, तो इसका परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास कितना हो जाएगा, x परसेंट। और अगर यहीं से मैं फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं तो परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन है ये, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन इनटू 100। ये ओहो गलत जगह पे लाइन खींच दी है, ये देखो भाई, ये आ गया परसेंटेज वेट बाय वेट। अच्छा, सेम चीज हम अप्लाई करेंगे आगे। अगर हम पढ़े परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि अगर कोई सॉल्यूशन x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहला रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में x ml सॉल्यूट होगा, x ml सॉल्यूट होगा। हम सॉल्यूट की मात्रा को मेजर कर रहे हैं, सुनिएगा, हम सॉल्यूट की मात्रा को मेजर कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज v बाई वी का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। भाई साहब ये लो, 100 ml सॉल्यूशन में x ml सॉल्यूट, ठीक है। आगे अगर बढ़े, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर सॉल्यूशन x परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन में, देखिए नीचे कौन है, डिनोमिनेटर में कौन है, वॉल्यूम है, तो 100 ml हमें सॉल्यूशन लेना है। 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम, देखिए यहां ऊपर ग्राम है तो x ग्राम, और ऊपर कौन आता है भाई साहब, सॉल्यूट। अब इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बोलो, अरे भाई बोल नहीं रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो, ये हो गई हमारी सबसे 3 बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स। एक और आ जाए अगर मोल परसेंटेज, तो सुनना, मोल परसेंटेज में क्या है, मोल परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। मान लो हमने कुछ किसी चीज के मोल्स मिलाए, तो मोल परसेंटेज का मतलब है कि अगर मैंने ए बी और सी को मिला दिया है, इसका एक सॉल्यूशन बना दिया है, तो मोल परसेंटेज ऑफ ए, किसी एक कंपोनेंट का अगर हमें मोल परसेंटेज निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जिसका सॉल्यूशन बना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, टोटल मोल्स इनटू 100। ये लो भाई, ये आ गया मोल परसेंटेज। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हमें किसी एक कंपोनेंट का मोल परसेंटेज निकालना है, और हम क्या कर देंगे उसके लिए, हम उसके लिए कर देंगे उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। कोई तो दिक्कत नहीं है भाई।
आगे अगर हम बढ़े और हम देखें मोल फ्रैक्शन, तो बस इसका छुटभैया भाई ये मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। और ये क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए मैंने ए बी सी डी इस तरह के अनगिनत कंपोनेंट मिला दिए और एक सोल्यूशन बना दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से डिनोट करूंगा काई से। इसको काई बोलते हैं पर हम तो एक्स बोल लेंगे यार, अपन विदेशी लोग नहीं है भाई। काई ए क्या हो जाएगा, काई ए हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं मान लो Na लिख दूं, मोल्स ऑफ ए को। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल प्लस डी के मोल, जितने कंपोनेंट है सबके मोल कर दो। Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, Dd हो गया भाई साहब, Nd, और जितने भी कंपोनेंट है सबके टोटल कर दो मोल्स। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब इसके बारे में खास बात क्या है, इसके बारे में खास बात यह है कि हर एक कंपोनेंट का, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। 1 से कम आएगा हमेशा किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का। और अगर सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कर दो, यानी कि तुम कर दो अगर XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD प्लस जो भी बाकी के कंपोनेंट्स है सबके मोल फ्रैक्शंस का सम कर दो, तो वो किसके बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा भाई। करके देख लेना, और अगर ना आए तो बताना। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, भर भर के सवाल आते हैं, हर जगह यूज होता है आगे आने वाले हर चैप्टर में। मोलैरिटी क्या कहता है भाई साहब, बहुत आसान सी चीज कहती है मोलैरिटी हमें ये बताना चाहती है, और ये कैपिटल एम से डिनोट की जाती है, कैपिटल एम से। मोलैरिटी हमें ये बताना चाहती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए जाएंगे 1 लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए जाएंगे कितने लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए, 1 लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में रखेंगे वॉल्यूम, हमेशा याद रखिएगा। तो मोलैरिटी किस तरह से डिफाइन होगी भाई साहब, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास एक सोल्यूशन दे दिया गया, एग्जाम्पल, आपके पास एक सोल्यूशन दे दिया गया जिसका परसेंटेज वेट बाय वेट आपको X% दिया है। उस सोल्यूशन की आपको डेंसिटी दे दी है आपको, मान लो D आपको डेंसिटी दे दी है, पर ये दी है ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml या ग्राम पर cc में। ठीक है, और उस सोल्यूट का आपको मोलर वेट दिया गया है, तो मोलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या है भाई साहब, ये है मान लो m, या m सोल्यूट मान लो। ठीक है, m सोल्यूट। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन की मोलैरिटी, जहां पर ये इंफॉर्मेशन आपको दी हो, परसेंटेज मास बाय मास, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम पर ml और मोलर वेट ऑफ द सोल्यूट, इस तरह के सोल्यूशन की मोलैरिटी हम निकालते हैं एक एक्सप्रेशन से। इसको मैं डेराइव करके दिखा सकता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा, पर आपके पास उतना समय है नहीं, तो डायरेक्ट अगर हम बताएं तो 10 dx by m सोल्यूट, राइटिंग पे मत जाना भाई, 10 dx by m सोल्यूट। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा, ये हमारी मोलैरिटी हो गई। अब अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म वो है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या बताती है भाई साहब, मोलैलिटी हमें ये बताती है कि, और स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, मोलैलिटी हमें भाई साहब ये बताती है कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व करें। पर इस बार सोल्यूशन की चर्चा नहीं होगी, इस बार होगी सॉल्वेंट की चर्चा। पहली बार एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म आया है जो कि सॉल्वेंट की चर्चा करवा रहा है, सोल्यूशन की नहीं। तो कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व करें 1 kg सॉल्वेंट में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जिस तरह मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर रखा था, इस तरह
मोलैलिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखेंगे। ये बस ये ध्यान रखना, ये सॉल्वेंट का मास होना चाहिए, सॉल्वेंट का। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और चीज आपको बता देता हूं कि क्या कोई भी सॉल्यूशन, बस आपको सबके डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशन बस आपको पता होना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है? और अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल अप्लाई कर दूं यहां पे, तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा भाई साहब? दोनों के मास को अगर जोड़ देंगे, सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास को, तो क्या सॉल्यूशन का मास आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इस चीज को हमें भयंकर तौर पे यूज करना होगा मोलैलिटी वगैरह निकालने के लिए, ठीक है? और किसी चीज पर मत निर्भर करिएगा। जैसे आप ये मत बोल दीजिएगा कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर होता है तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अरे नहीं भाई, ऐसा मत कर देना प्लीज, ये नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड होता है, ठीक है? अगले कंसंट्रेशन टर्म पे अगर हम चले तो कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, ये एक रिलेशन है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो इसके बीच में रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? आपने कई किताबों में एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। मैं बिल्कुल भी आपको वो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन याद करने के लिए नहीं बोलूंगा और मैं प्रिफर भी नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप हमेशा तय कायदे कानूनों के मुताबिक चले, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है आप उसके मुताबिक चले, और जिस तरह भी आपको मैनिपुलेशन करना पड़े आप मैनिपुलेट करके डेफिनेशन से आंसर निकालें। आप बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन याद ना करें। अब इस चीज को मैं तब समझाऊंगा जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आते ही मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से निकालना है, ठीक है? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई साहब। आओ, क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इसे अप्रोच करना है। 4.450 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड was added to 82.20 ग्राम वाटर, यानी कि हो क्या रहा है यहां पर 4.45 ग्राम H2SO4 ऐड किया जा रहा है किसमें? 82.2 ग्राम वाटर में। तो जल्दी से बता दो कि कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा? भाई साहब ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो जाएगा मेरा, बोलो सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि दोनों ही लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में बन गया। पर अब हम देखेंगे जब दोनों का ही स्टेट सेम है तो किसकी मात्रा ज्यादा है? इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो गया भाई साहब। और अगर ये सॉल्वेंट हो गया तो ये बताओ, सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। अगर मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला तो वो हो जाएगा, थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, बोलो ये कितना हो जाएगा? 4.45 प्लस 82.2, ये हो गया 86.65 ग्राम्स। ये हो गया मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है 1.029 ग्राम पर सीसी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, एट 25 डिग्री सेल्सियस 180 प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन दिए गए हैं। अब आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। आइए हम सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा देखिए, वेट परसेंट का क्या मतलब होता है? वेट परसेंट का मतलब होता है परसेंटेज मास बाय मास, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास किसके मुताबिक आ जाएगा? मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना मास है सॉल्यूट का? 4.45 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई साहब, परसेंटेज वेट बाय वेट हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, चाहे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम हो, सब में हम सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हम मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे और इसीलिए तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है। ये आ गया 86.65 इंटू 100। ये जो भी आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर मुझसे बोल दे कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, अब मुझसे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है वो नहीं बताया, तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? इट विल बी मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल कौन कौन से कंपोनेंट हैं इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट? H2SO4 है और वाटर है, तो H2SO4 के मोल प्लस वाटर के मोल। लो भाई, अब ये कैसे आएगा? अरे क्या सभी को मॉलिक्यूलर वेट पता है, मोलर मास पता है H2SO4 और वाटर का?
और इनके गिवन मासेस तो हमें पता ही है, निकाल लेंगे मोल्स। मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आ गया 4.45 अपॉन इसका मोलर मास क्या होता है 98। ये लो, अगर हम इसको डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड करेंगे भाई बताओ। मोल्स ऑफ H2SO4 फिर से 4.45 अपॉन 98 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएगा, वाटर का गिवन मास कितना है 82.2 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब देखो ये यहां से आपका काम है कैलकुलेशन आप करिए, पर मैंने आपको बता दिया कि आएगा कैसे, और जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं निकालूं मोल परसेंटेज भी किसी कंपोनेंट का निकालते हैं जैसा कि हमने देखा था। तो मान लीजिए मुझे मोल परसेंटेज निकालना है H2SO4 का, तो जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल परसेंटेज आ गया। हमने मोल परसेंटेज में यही तो पढ़ा था कि मोल परसेंट ऑफ H2SO4 अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल, यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर इनटू 100। तो मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन ही आ गया, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो भी आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल परसेंटेज ऑफ H2SO4 आ जाएगा भाई, ठीक है, कोई समस्या। अगर मुझे निकालनी हो मोलैलिटी, निकालनी हो तो मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोल्स ऑफ सल्यूट। मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सल्यूट। और मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे आ रहा है भाई साहब, मोल्स ऑफ H2SO4 से। देखो मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए मोल्स ऑफ H2SO4। क्या आप मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हो भाई साहब, 4.45 डिवाइड बाय 98 मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए खुशकिस्मती से इसमें हमें सॉल्वेंट का मास पहले से दिया हुआ है 82.2 ग्राम्स, पर ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करिए। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो 82.2 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमारी मोलैलिटी हो जाएगी भाई साहब, कोई समस्या। हम देखिए बाय डेफिनेशन ही सब कुछ चल रहा है और हमने कुछ नया तीर नहीं मारा है, ये आ गई मोलैलिटी। लास्ट में क्या बोल रहा है, मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकालेंगे भाई साहब, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 या मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोल्स ऑफ H2SO4 तो हम तब से निकालते फिर रहे हैं, निकाल के घूम ही रहे हैं हम, ठीक है। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सुनिएगा, हमें कहीं भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम के बारे में नहीं दिया गया है, कहीं भी नहीं दिया गया है, पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में दिया गया है, वो है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, आप अगर देख पाओ तो हमारे पास पहले से मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल के रखा हुआ है। अगर आपको पता हो तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो अगर वॉल्यूम निकालनी हो सॉल्यूशन की तो हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या अगर मैं इस मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, पर रुकना, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इट विल बी मास कितना है 86.65 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.029 ग्राम पर सीसी। अगर आप देखो तो ये ग्राम कटा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम आएगा, ये जो भी वॉल्यूम आएगा दिस विल बी इन क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर ml, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। तो ये जो भी आएगा इसको हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मान लो x आ गया, उसको हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तब जाके ये लीटर में वॉल्यूम आया, और हमारे पास मोल्स पहले से है ही। तो इस मोल्स ऑफ H2SO4 को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भाई साहब, मोलैरिटी आ जाएगी। और मोलैरिटी आ गई, हमारी बल्ले बल्ले हो गई। देखिए सब कुछ हमने बाय डेफिनेशन इस पन्ने को भर दिया है। आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सब कुछ हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगर आगे हम बढ़े और हम देखें एक और कॉन्सेप्ट की, जहां पर हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो फिर किस तरह से डील किया जाता है। देखिए जब भी हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है V1 और उसकी मोलैरिटी है M1,
ठीक है, उसका वॉल्यूम है V1 और उसकी मोलैरिटी है M1। एक दूसरा सोल्यूशन है मेरे पास, इसका जो वॉल्यूम है ये है V2 और इसकी मोलैरिटी है M2। तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बना दूं, अब उस सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? उस सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम होगी V1 प्लस V2। उस सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? V1 प्लस V2। ठीक है, V1 वॉल्यूम वाला मिलाया प्लस V2 वॉल्यूम वाला मिलाया, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? V1 प्लस V2। ठीक है, पर इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? इसकी अब मोलैरिटी कितनी होगी अगर वो मुझे पता करना हो, तब मैं कैसे पता करूं? क्या M1 प्लस M2 होगी? ना 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 ना, ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब। हमें बस ये देखना है कि इस वाले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इस वाले सॉल्यूशन में, जरा बता दो। क्या मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है? तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हो तो क्या मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू M1 into V1। Similarly, number of moles of solute in second solution is equal to molarity of second solution into volume of second solution, यानी कि M2 into V2। और अगर मैं देखूं दोनों सॉल्यूशन को मैं मिला रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो अब इस सॉल्यूशन में N1 प्लस N2 ही होंगे ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2। यानी कि सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां N1 प्लस N2 क्या आ गया? M1 V1 प्लस M2 V2 आ गया। ठीक है, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो यहां भी रहेंगे। यहां पर अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसका मोलैरिटी अभी मुझे पता नहीं है तो मैं M लिख दे रहा हूं, और टोटल वॉल्यूम मुझे पता है V1 प्लस V2। तो जो मोलैरिटी मुझे खोजनी थी उसकी वैल्यू क्या आ गई? उसकी वैल्यू आ गई M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लो भाई, ये किसी भी मिक्सचर की, यानी कि अगर हमने सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया है तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस पे ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें हमने बेसिकली बस किया क्या है, हमने दोनों साइड मोल्स को बराबर कर दिया है। मोल्स का कंजर्वेशन है बेसिकली। अगर हम आगे बात करें डाइल्यूशन इफेक्ट की, तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन मेरा बना हुआ है, यानी कि मान लीजिए x ग्राम उसमें सॉल्यूट है, और x ग्राम सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में है? मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन में है। अब मुझे डाइल्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि बिना सॉल्यूट की मात्रा को चेंज किए, यानी कि ये x का x ही रहेगा, बिना सॉल्यूट की मात्रा को चेंज किए सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा देना। यानी कि अब ये जो मेरा सॉल्यूशन है ये 100 ml का ना रह के और कुछ ml, मान लो 200 ml का हो गया, तो मुझे पता है कि मैंने इसमें 100 ml और सॉल्वेंट ही मिलाया है और कुछ नहीं। सॉल्यूट की वजह से ये वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, ये केवल और केवल बढ़ा है सॉल्वेंट की वजह से। तो यहां पे हमें बस क्या करना है, यहां पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन वो बराबर रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन will be equal to number of moles of solute after dilution। देख लो भाई, देख लो, कोई समस्या नहीं है। और आइए मैं इस पे क्वेश्चन भी करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी तसल्ली मिले। सबसे पहले मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग हम लोग निकाल लेते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। मान लो मैंने ये क्वेश्चन पकड़ लिया कि 500 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl मिलाया गया है 500 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl से। तो ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू M1 क्या है? 0.1 इंटू V1। V1 इज 500 ml का मतलब क्या है? हाफ लीटर। ठीक है, ये आ गया मोल्स ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 1। मोल्स ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 2 क्या आ जाएगा? M2 इंटू V2, यानी कि 0.2 इंटू हाफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मुझे रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी हो तो क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N1 प्लस N2, यानी कि 0.1 इंटू हाफ प्लस 0.2 इंटू हाफ
अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है 500 ml प्लस 500 ml 1 लीटर, तो डिवाइड बाई 1, तो ये कितना आ गया, हाफ को कॉमन रख लीजिए, हाफ को कॉमन रख लीजिए, 0.1 प्लस 0.2 0.3, यानी कि 0.3/2, यानी कि दिस इज 3/20 मोलर। अब 3/20 जो भी वैल्यू हो भाई, ये वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 0.15 मोलर के बराबर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का क्वेश्चन हो गया, ऐसे कर देते हैं। और अगर मुझे डाइल्यूशन का भी एक क्वेश्चन निपटाना हो तो देखिए कैसे निपटाएंगे। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 2 मोलर HCl। 2 मोलर HCl का क्या मतलब है, 2 मोलर HCl का ये मतलब है, 2 मोलर HCl का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि हमने 2 मोल HCl के घोले हैं, 2 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर HCl सोल्यूशन, 1 लीटर HCl सोल्यूशन। 1 लीटर HCl सोल्यूशन में मैंने 2 मोल HCl के घोल रखे हैं, इसका मतलब है 2 मोलर HCl टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl। अब देखिए डाइल्यूट किया जा रहा है तभी मोलैरिटी चेंज हो रही है, और जब डाइल्यूट किया जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, 2 मोल, तो आफ्टर डाइल्यूशन भी 2 मोल HCl ही रहने वाला है। तो अगर आफ्टर डाइल्यूशन भी 2 मोल HCl ही वहां रहने वाला है तो मैं मोलैरिटी को लिख सकता हूं मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ HCl कितने रहने वाले हैं भाई साहब, 2 ही मोल रहेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बन गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बन गया है 1 लीटर। सॉरी, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बन गया है 1 लीटर। अब मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अब इस 1 लीटर में मुझे ये ध्यान में रखना है कि कितना वॉल्यूम मैंने वाटर का ऐड किया वो हमें मान लेना है, पहले ही x अज्यूम कर लेना है। तो मान लीजिए ये जो सोल्यूशन था यहां पर 1 लीटर HCl सोल्यूशन है। अब मान लीजिए मैंने इसमें x लीटर वाटर ऐड कर दिया। मैंने ये सोल्यूशन माना ही तो था, मैंने ये सोल्यूशन खुद से माना था, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसमें x लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है भाई साहब। अच्छा, तो अगर मैंने इसमें x लीटर वाटर खुद से ऐड कर दिया तो अब टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, दोस्तों वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x + 1, ठीक है। और टोटल मोल्स मेरे क्या बन जाएंगे, टोटल मोल्स मेरे बन जाएंगे 2, और मोलैरिटी मुझे दी हुई है 0.5। क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। जब भी आप x की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेट करके, वही आपका आंसर हो जाएगा कितना वाटर आपने ऐड किया, ठीक है। यही तो पूछा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। अब आ जाते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या कहता है भाई साहब, टेम्परेचर डिपेंडेंस हमें ये बताता है कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो टेम्परेचर चेंज होने पर वेरी करते हैं, और कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए, इसका एक ही इलाज है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व है, क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो जिन भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे, ठीक है। और जिन भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, कोई वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। मोलैलिटी, कोई वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है। परसेंटेज, वेट बाय वेट, ये सब ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स है जिनमें कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं है और ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेंगे। जबकि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट की मैं बात करूं, डिपेंडेंट, तो मोलैरिटी, और बताइए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सारे वो टर्म्स हैं जो कि डिपेंड करेंगे किस पे, अरे बोलो, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाले हैं।
अब आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके लिए बहुत सारे सवाल आ गए, मैंने 50 सवाल आपके लिए ला के रखे हैं। अब अगर मैं इसमें से कोई भी एक दो सवाल आपके लिए कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, तो एक दो सवाल मैं आपके लिए कोई भी कर देता हूं। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, अच्छा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पूछा हुआ है, और मोलैरिटी हमें दी हुई है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 29% H2SO4, और इसका मोलर मास दिया। अब देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 10dx बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट। अगर सोचिए वो आपको फॉर्मूला ना पता हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। पर यही कुछ फायदे होते हैं फॉर्मूलों के, नुकसान भी होते हैं, याद करना पड़ता है ये वो, पर कुछ फायदे भी होते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे सीधे सीधे डेंसिटी पूछी है ग्राम पर ml में, तो डेंसिटी तो मान लीजिए हमें नहीं पता, हमें निकालना है। मोलैरिटी हमें पता है, मोलैरिटी क्या है भाई साहब, मोलैरिटी है 3.6 इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी निकालनी है इंटू एक्स, परसेंटेज वेट बाई वेट कितना है भाई साहब 29 है, अपॉन क्या, मोलर मास कितना है इस सल्यूट का 98। जरा इसको सॉल्व करो और डी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 3.6 इंटू 98 अपॉन 10 इंटू 29, जो भी आपको सॉल्व करके मिले वही ग्राम पर ml में इस डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर यही हम देखें मोलैरिटी ऑफ 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हमें मोलैरिटी दी गई है, हमें मोलैरिटी बतानी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, मोलर मास दे दिया है NaCl का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, हमें बस इसमें सिंपली देखना है कि कितना, ये 3 मोलर सोल्यूशन है। 3 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि अगर 1000 ml सोल्यूशन मेरे पास है, 1000 ml सोल्यूशन मेरे पास है, तो इसमें कितने मोल हैं NaCl के, इसमें 3 मोल NaCl के हैं, 3 मोल NaCl के हैं। अच्छा, मुझे मोलैलिटी निकालने के लिए भी मोल्स ऑफ सल्यूट ही चाहिए होता है, यानी कि मोल्स ऑफ NaCl तो हमारे पास है, पर मुझे एक दूसरी चीज भी चाहिए होती है, वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मेरे पास वॉल्यूम है सोल्यूशन का, क्या मैं मास ऑफ सोल्यूशन सबसे पहले निकाल लूं? मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी। तो 1000 इंटू 1.25 अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा 1250 ग्राम, ग्राम में मास आएगा ना, 1250 ग्राम आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सल्यूट के प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें केवल चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए 1250 में से सल्यूट के मास को माइनस करना पड़ेगा। और सल्यूट का मास कहां से मिलेगा, सल्यूट का मास मिलेगा हमें इस NaCl से। अरे 3 मोल NaCl का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल NaCl का मास होता है 58.5, 3 मोल NaCl का मास हो जाएगा, सुनिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 1250 माइनस 3 इंटू 58.5, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 2 17, 17 प्लस 8.5 25.5 मेरे ख्याल से 25.5, हाँ ठीक है, और 53 जा 150, 53 जा 150, तो 150 और 25.5 175.5, ये कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब जो भी बनेगा मास ऑफ सॉल्वेंट ये आप निकाल लीजिएगा। और इस मास ऑफ सॉल्वेंट को ये ग्राम में आएगा, इसको डिवाइड बाई 1000 करके, डिवाइड बाई 1000 करके आप इसको केजी में ले आइए। ठीक है, एक बार ये मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में आ गया, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट 3 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो भी आए तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, हमने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, डेफिनेशन पे खेल के हमने अपना आंसर बना लिया। तो इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ दिए गए हैं, 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था। ये सारे के सारे PYQ है भाई साहब, सारे के सारे JEE मेंस की PYQ है, आप सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो। और किसी भाई साहब ने मुझसे एक बहुत बढ़िया सवाल कल कमेंट में पूछ लिया कि इन ये जो क्वेश्चंस आप मुझे दे रहे हो उनके सोल्यूशंस कहाँ पे मिलेंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन हैंड रिटन फॉर्म में एकदम प्रॉपर अच्छे से अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और आपके साथ जो कोर्स प्लानर है वहां पे भी मैं सॉल्यूशंस का और क्लास का और सेशन नोट्स का लिंक अटैच कर दिया करूंगा। बहुत ही सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दूंगा भाई साहब, थोड़ा सा बस समय दे, सब कुछ हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर इनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं, आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा।
कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपकी जितने भी ख्यालात होंगे अब वो क्लियर हो चुके होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे जड़ से उखाड़ दिया होगा मैंने। और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर आपसे होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ। और जे फ्री टी बाय अनअकैडमी पर आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और मैं गौरव सर भैया मिलता हूं आपसे कल किसी और वीडियो में। धन्यवाद।